ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 98 आत्मिकी की प्रगति एवं सुनियोजन की आवश्यकता। विज्ञान भौतिक जगत की एक महती शक्ति है। प्रकृति के भंडार में असीम प्रयोजनों में काम आने वाली अगणित क्षमताएं भरी पड़ी हैं। उनमें से क्रमशः प्रयत्न पूर्वक मनुष्य के हाथों कितनी ही सामर्थ्य लगती चली गई है। अग्नि का, कृषि, पशुपालन, धातुओं के उपकरण बनाने का, पहिए के निर्माण का सिद्धांत प्रगति के आरंभिक दिनों में हस्तगत हुआ। तब का मनुष्य इतने भर से भौतिक जीवन में असाधारण सुविधाएं हस्तगत करता गया। यह लोभ आगे भी संवरण न हो सका। एक के बाद एक खोज करते हुए वह विद्युत ही नहीं, अणु शक्ति और लेसर किरणों तक का अधिष्ठाता बन गया। यांत्रिक वाहन, जलयान, नभयान उसने बनाए और मुद्रण कला जैसे अनेकों सुविधा साधन ढूंढ निकाले। अब वह अंतरिक्ष पर अधिकार जमाने के फेर में हैं। प्रक्षेपणास्त्र उसके हाथ आ गए हैं। अनेकों उपग्रह अंतरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। कल कारखानों के सहारे अनेकों सुविधा साधन बनते चले गए हैं। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों असीम सामर्थ्य प्रदान की है। इस आधार पर वह संपन्न भी हुआ है और बुद्धि बल बढ़ाता प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा है। यह प्रकृति के रहस्यों को खोजते जाने और उनके ज्ञान के सहारे उपयोगी उपकरण बनाते जाने का ही प्रतिफल है। इन प्रशंसनीय प्रयासों के साथ एक दुर्भाग्य भी पीछा करता आया है कि मारक और घातक उपकरणों का निर्माण भी कम नहीं हुआ और उपार्जित पूंजी का कम अंश उसमें नहीं लगा। इनके द्वारा करोड़ों को जान गंवानी पड़ी और उनके आश्रित बिलखते रह गए। ऐसे महायुद्ध का प्रतिफल यही तो हो सकता था। विज्ञान ने सुखोपभोग के जहां अनेकों साधन प्रदान किए, वहां मनुष्य को आलसी प्रमादी भी बनाया। नशे को ही लें, उसने अच्छे खासों को निकम्मा बनाकर रख दिया। यांत्रिक उत्पादन ने अमीरों की अमीरी, गरीबों की गरीबी बढ़ाकर दोनों के मध्य खाई चौड़ी कर दी। हर हाथ को काम मिलना संभव न रहा। बेकारी, बेरोजगारी के कुचक्र में असंख्यों पीसने लगे। वैज्ञानिक प्रगति में मानवी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो की जा सकती है, पर उसके द्वारा अपनाए मार्ग को देखते हुए यह भी कहना पड़ता है कि उपलब्धियों का सदुपयोग नहीं हुआ। उससे
लाभ थोड़ों को हुआ और हानिकारक दुष्परिणाम असंख्यों को भुगतने पड़े। अब भी जिस मार्ग पर कदम बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भविष्य और भी अधिक अंधकारमय दिखता है। स्वसंचालित विशालकाय मशीनें अगणित लोगों को बेरोजगार भूखों मरने के लिए विवश करेंगी। उत्पादन को खपाने के लिए, मंडियों पर अधिकार करने के लिए समर्थों की लिप्सा युद्धोन्माद बढ़ाकर नए नए युद्ध क्षेत्र रचेगी। वाहन और कारखाने जो जहरीला धुआं उगलते रहते हैं, उससे वायुमंडल विषाक्त हो चला है। कारखानों की गंदगी नदी नालों के मार्फत समुद्र में पहुंचती हैं, जिससे जल जीवों का ही सफाया नहीं होता, वर्षा भी जहरीली होती है। हवा की तरह पानी भी क्रमशः अधिक जहरीला होता चला जा रहा है। अधिक अन्न उपजाने के लिए रासायनिक खाद और फसल के कीड़े मारने के लिए बनने वाले जहरीले छिड़कावों ने खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना आरंभ कर दिया है। अणु शक्ति का उपयोग चाहे युद्ध के लिए हो या बिजली बनाने के लिए, वह हर हाल में विकिरण उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रगति जितनी सुविधाएं उत्पन्न कर रही हैं, उससे कहीं अधिक जीवन संकट उत्पन्न करने वाले दुष्परिणाम भी खड़े कर रही हैं। मारक औषधियों ने स्वास्थ्य का संरक्षण कम और भक्षण अधिक किया है। अच्छा होता वैज्ञानिकों को पैसे के बल पर मुट्ठी में रखकर उनके द्वारा नई शोधें कराने और नए उपकरण बनाने वाले सत्ताधीश एवं धनाध्यक्ष अपनी बिरादरी को अधिक समर्थ बनाने की अपेक्षा सर्वसाधारण का हित सोचते और ऐसे निर्माण करते जिससे देहातों में बिखरे अशिक्षित भारत में छोटे छोटे उपकरणों के सहारे बहुसंख्यक लोगों को उपयोगी उत्पादन में सुविधा मिलती। इस संदर्भ में मानवता की एक बड़ी चुनौती विज्ञान के सामने है। उसे 1-2 हॉर्स पावर की बिजली से चल सकने वाली कुटीर उद्योगों के यंत्र बनाने चाहिए। हवा और पानी की शक्ति से चलने वाले सस्ते बिजली घर बनाने चाहिए। जमीन से ऊपर पानी लाने वाले पंप, छोटे हल, ट्रैक्टर, करवें, लकड़ी चीरने और लोहा गलाने की भट्टियां बना सकना कुछ अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। वजन ढोने की हल्की गाड़ियां, बैलों पर कम वजन डालने वाले जुए, छोटी पवन चक्कियां जैसे यंत्र मनुष्यों का, पशुओं का श्रम हल्का कर सकते हैं, साथ ही रोजगार भी देते रह सकते हैं। अन्न के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता कपड़े की है। इसके लिए रुई बनाने, कातने, बुनने, धोने, रंगने की छोटी छोटी मशीनें बन सकती हैं और क्षेत्र में बड़े मिलों की प्रतिद्वंदिता रोककर लाखों बेरोजगारों को काम दिया जा सकता है। सरकार ही शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर उठाए, यह आवश्यक नहीं,
निजी विद्यालय चलाने को भी एक स्वतंत्र व्यवसाय (प्राइवेट सेक्टर) के रूप में छूट दी जा सकती हैं। इस प्रकार सरकार, जनता एवं वैज्ञानिक मिलकर देश के लिए एक ऐसा रचनात्मक तंत्र खड़ा कर सकते हैं जिसमें स्वल्प पूंजी वाले भी अपने लिए तथा दूसरे साथियों के लिए आजीविका उपार्जन के नए स्रोत खोल सकें। विज्ञान को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और सदा काम आने वाले छोटे यंत्रों के निर्माण में तत्परता पूर्वक लगना चाहिए। इससे यंत्र बनाने वाले उद्योगी और उनसे काम लेने वाले प्रयोक्ता सभी का हित साधन हो सकता है। यों अभी कुछ तो यंत्र बने हैं, पर वे बेमन से उपेक्षा पूर्वक चलाए गए हैं, उनकी खामियां दूर नहीं की गई। अन्यथा अंबर चरखा जैसे उपकरण असफल क्यों होते? इस दिशा में अब नए सिरे से सोचा और सहकारिता के आधार पर कारगर कदम उठाया जाना चाहिए। बड़े लोग इस दिशा में कम ध्यान दें तो छोटे लोग मिलजुल कर सहकारी स्तर पर बड़ी पूंजी वाले कारखाने खड़े कर सकते हैं। करोड़ों की पूंजी वाले कारखाने शहरों में, बैंकों में ऋण से, सरकारी अनुदान से बनकर खड़े हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि देहातों में काम आ सकने वाले गृह उद्योगों के लिए आवश्यक उपकरण न बन सकें। शहरों पर आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और बढ़ता हुआ गंदगी का प्रभाव कम करने के लिए कस्बों को विकसित किया जाना चाहिए। सड़कों का जाल इस तरह बिछाया जाना चाहिए कि पास वाले कस्बों तक सस्ते वाहन आसानी से पहुंच सके। सरकारी कोष में धन कम हो तो वाहनों पर टैक्स लगाकर उसकी पूर्ति उसी प्रकार की जा सकती है जैसे कि नए पुल बनाने पर यातायात टैक्स लगता है। विज्ञान को सब कुछ अमीरों के लिए बड़े पैमाने पर काट करने वाले साधन ही नहीं जुटाने चाहिए, वरन देहातों में चल सकने वाले उपकरण भी बनाने चाहिए जिससे बेरोजगारी का निराकरण हो सके। कृषि में शाक और सस्ते फल उत्पादन की काफी गुंजाइश है। आवश्यकता लगन पूर्वक काम करने भर की है। यह सुविधा साधन उत्पन्न करने वाले अर्थ प्रधान उपायों की चर्चा हुई। यह भौतिक विज्ञानियों का और उनके लिए बड़ी पूंजी जुटाने वालों का क्षेत्र हुआ। विज्ञान को इतने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसे चेतना क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहिए और व्यक्तित्व निखारने वाले कामों में भी हाथ डालना चाहिए। यह कार्य अध्यात्म विज्ञानियों का है। संसार में पदार्थ क्षेत्र ही सब कुछ नहीं है, उसके समतुल्य एवं अधिक महत्वपूर्ण चेतना क्षेत्र भी हैं। मनुष्य को अन्य प्राणियों से स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा, कला कौशल, व्यवहार, संयम
आदि की दृष्टि से अधिकाधिक समुन्नत और सुसंस्कृत बनाना अध्यात्म क्षेत्र के विज्ञानियों, प्रज्ञावान मनुष्यों, योगी, तपस्वियों का काम है। उनका कार्य क्षेत्र भौतिक विज्ञान से भी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा और अधिक उपयोगी हैं। पदार्थ विज्ञान सुविधा साधन विनिर्मित कर रहा है। उन साधनों का उपयोग जिसको करना है, उस मनुष्य का दृष्टिकोण परिष्कृत करना असामान्य काम है। उसने अनेकों कूटेवें अपना ली हैं और ऐसे क्रियाकलाप अपना लिए हैं जो मात्र व्यक्ति के लिए ही नहीं, समूचे समाज के लिए हानिकारक हैं। ढेरों दुष्प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिससे पीछा छूटना और छुड़ाया जाना चाहिए। ढेरों सत्प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिन्हें अभी अपनाया नहीं गया। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति भी महामानव स्तर का बन सकता था। इस संदर्भ में प्रयोग करना और उपलब्धियों से साधारण को अभ्यास कराना, यह आत्मवेताओं का, मनीषियों का काम है। मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क बहुमूल्य यंत्र है। उसके अंतराल में प्रकृति की पदार्थ परक और पर ब्रह्म की चेतना परक अनेकानेक विभूतियां समाविष्ट हैं। वे बीज रूप से प्रसुप्त स्थिति में रहती हैं। उन्हें अंकुरित और पल्लवित किया जा सके तो नर के भीतर सोया हुआ नारायण जगाया जा सकता है और पुरुष में पुरुषोत्तम की झांकी देखने को मिल सकती है। इस स्तर के प्रयत्नों को योगाभ्यास एवं तपश्चर्या कहते हैं। साधना भी इसी को कहा जाता है। पुरातन काल के तत्वदर्शी अपनी काया में सन्निहित उन सूक्ष्म केंद्रों को समझते थे, साथ ही उन्हें प्रखर बनाने की विद्या का प्रयोग करके न केवल अपने को असामान्य बनाते थे, वरन अन्यों को भी इस कौशल से लाभान्वित करते थे। यह है विद्या है तो भी यथार्थ और प्रचंड। जिनमें श्रद्धा हो वे अनुभवी प्रवीण पारंगतों के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास की परिणतियों से लाभान्वित हो सकते हैं। पिंड में ब्रह्मांड का समग्र ढांचा विद्यमान है। बीज से समग्र वृक्ष और शुक्राणु से परिपूर्ण मनुष्य को उदय करने के लिए उस प्रसुप्ति को जागृति में बदलना होगा। यह योगाभ्यास का विषय है। इसे चेतना परक विज्ञान क्षेत्र ही समझना चाहिए। पिछले दिनों यह क्षेत्र पाखंडियों के हाथों में रहा है। अब उसे मनस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हाथ में लें तो विज्ञान के अधूरे भाग की भी पूर्ति हो चले और उस प्रगति से ऐसा लाभ मिले जो भौतिक विज्ञान से भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इन दिनों ब्रेन वॉशिंग के नाम से जाने जाने वाले प्रयोग की
महती आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भौतिक विज्ञानियों ने भी यत्किंचित प्रवेश किया है और विरोधियों को असमर्थ बनाने में आंशिक सफलता पाई है। उनकी कल्पना है कि सशक्तों को दुर्बलों के मनों पर आधिपत्य करने के उपरांत पालतू पशुओं जैसा इच्छानुवर्ती होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उनके प्रयोग सफल हुए तो समर्थ नफे में रहेंगे, किंतु मनुष्य का स्वतंत्र चिंतन और आत्मबल समाप्त हो जाएगा। अस्तु यह क्षेत्र विशुद्ध रूप से अध्यात्मवादियों का है। उन्हें लोक कल्याण की दृष्टि से उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाने के लिए जनसाधारण को प्रशिक्षित करना चाहिए। ब्रेन वॉशिंग उन्हीं का काम है। उसे हाथ में लेकर वे मनुष्य जाति की महती सेवा साधना कर सकते हैं। पंच भौतिक मानवी काया के हृदय, फुफ्फुस आदि अवयवों और रक्त, मांस, अस्थि आदि घटकों का स्वरूप और क्रियाकलाप समझ लिया है। शल्य क्रिया क्षेत्र में उसने श्रेय भी प्राप्त किया है। मस्तिष्कीय घटकों के स्थान एवं क्रियाकलाप समझकर इलेक्ट्रॉनों द्वारा उस क्षेत्र को वशवर्ती किया जा रहा है। जिन रहस्यों पर अधिक प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है, उसमें मानवीय विद्युत मस्तिष्कीय घटकों के कंपन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले स्रावों पर नियंत्रण करने की पद्धति मानवीय चेतना को प्रभावित करने की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक हैं। हार्मोनों पर नियंत्रण की तरह ही गुण सूत्रों का इच्छानुसार प्रवाह दे सकने की बात भी असामान्य है। शरीर में संव्याप्त रासायनिक पदार्थों में हेरा फेरी की बात भी है। जीव कोशों और ज्ञान तंतुओं की सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करना, मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाओं के प्रवाह में परिवर्तन करना वह तथ्य हैं जिनके ऊपर आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धियों का आधार टिका है। मनुष्य को हर दृष्टि से समुन्नत स्तर का बनाना है। उसमें देवत्व का अभ्युदय करना है। तो इन रहस्यों को समझना ही नहीं, वशवर्ती भी करना आवश्यक है। यह कार्य भौतिक यंत्रों, उपकरणों एवं क्रियाकलापों से संभव नहीं। इसके लिए अध्यात्म क्षेत्र पर अधिकार रख सकने वाले पवित्रता एवं प्रखरता संपन्न लोगों की कार्य क्षमता एवं विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक उपलब्धियों के समान ही यदि आत्मविज्ञान अंतः क्षेत्र की विभूतियों को करतलगत कर सकें, तो ही समझना चाहिए कि समग्र विज्ञान में प्रवेश पाना संभव हुआ। मात्र पदार्थों पर अधिकार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिनके बिना मानवीय विशिष्टता अवरुद्ध बनी रहे। बिना सुविधा साधनों के भी काम चल सकता है। आत्मवेता तो विशेष रूप में कम से कम साधनों से
काम चलाते हुए यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि यह सब इतना आवश्यक नहीं कि इनके बिना व्यक्तित्व को उत्कृष्ट स्तर का न बनाया जा सके और सच्चे अर्थों में विभूतिवान न बना जा सके। भौतिक साधनों की प्राचीन काल में कमी थी, इतनी बहुलता न थी जितनी इन दिनों है, तो भी मनुष्य आत्मबल के सहारे सुखी भी रहते थे और समुन्नत एवं सुसंस्कृत भी। इसके विपरीत इन दिनों जिनके पास साधनों की बहुलता है, वे भी बहिरंग एवं अंतरंग क्षेत्र में विपन्न उद्विग्न पाए जाते हैं। मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में उल्लसित विकसित रहें तथा आनंद से अपरिपूर्ण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि उभय पक्षीय उपलब्धियां हस्तगत करके मनुष्य सच्चे अर्थों में अपनी गरिमा उपलब्ध कर सके। ऐसे व्यक्तित्वों की जितनी बहुलता होगी, उतना ही वातावरण सुख शांति से भरा पूरा होगा और स्वल्प साधनों में भी प्रगति एवं समृद्धि की परिस्थितियों का अनुभव होगा। ऋषियों ने इतने उच्च स्तर की विभूतियां उपलब्ध की थी जिन पर आज तो सहसा विश्वास करना कठिन होता है। समूचे समाज को आगे बढ़ाने एवं ऊंचा उठाने की क्षमता जिस प्रवाह एवं वातावरण में है, उसकी उपलब्धि आत्मविज्ञान की प्रगति से ही संभव हो सकती है। पाठ 98 समाप्त।